क्या अपनी बहन के भविष्य को संवार पाया रवि? अपने मम्मी पापा की शादी की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हुई भव्य पार्टी की यादें आज भी मेरे दिलो दिमाग में तरोताजा है। वह पार्टी लंबे समय तक हमारे परिचितों के बीच चर्चा का विषय बनी रही थी। पार्टी क्लब में हुई थी। करीब 500 मेहमानों की आवभगत वर्दीधारी वेटरों की पूरी फौज ने की थी। अपनी अपनी रुचि के अनुरूप मेहमानों ने जमकर खाया और देर रात तक डांस करते रहे। इतने सारे गिफ्ट आए कि पापा को उन्हें कारों से घर पहुंचाने के लिए अपने 2 दोस्तों की सहायता लेनी पड़ी। मेरे लिए वे बेहद खुशी भरे दिन थे। हमने एक बड़े घर में कुछ महीने पहले शिफ्ट किया था। मेरी छोटी बहन शिखा और मुझे अपना अलग कमरा मिला। मम्मी ने उसे बड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया था। अपने नए दोस्तों के बीच मेरी धाक शुरू से ही जम गई। मेरी साइकिल हो या जूते, कपड़े हो या स्कूल बैग, हर चीज सबसे ज्यादा कीमती और सुंदर होती। मेरे मम्मी पापा दोनों सर्विस करते हैं और मेरी हर इच्छा को फौरन पूरा करना उन्हें अच्छा लगता है। तुम सब मुझसे जलो मत। मैं बहुत खुशहाल हूँ। अपने दोस्तों के सामने ऐसी डींगे मारते हुए मेरी छाती गर्व से फूल जाती। अपने दोस्तों की ईर्ष्याभरी प्रतिक्रियाएं मैं मम्मी पापा को बताता तो वे दोनों खूब हंसते। मेरे बच्चों को सुख सुविधा की हर चीज मिलेगी और वह भी बेस्ट क्वालिटी की, ऐसा आश्वासन पापा से बार बार पाकर मेरा चेहरा फूल सा खिल जाता। रवि बेटे, हमारी ठाट बाट देखकर हमसे जलने वालों में तुम्हारे दोस्त ही नहीं बल्कि रिश्तेदार और पड़ोसी भी शामिल है। इनकी बातों पर कभी ध्यान मत देना। कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी मस्त चाल नहीं बदलता है। माँ के मुंह से अक्सर निकलने वाला आखिरी वाक्य अपने ईर्ष्यालु दोस्तों को सुनाने का मैं कोई अवसर नहीं चूकता। मम्मी पापा दोनों अच्छी पगार जरूर लेते, पर फिर भी उनकी मासिक आय थी तो सीमित ही। घर के खर्चों में कटौती वे करते नहीं थे। बाजार में सुख सुविधा की आई कोई भी नई चीज हमारे घर अधिकतर पड़ोसियों के यहाँ आने से पहले आती। हर दूसरे तीसरे दिन बाहर होटल में खाना खाने का चाव हम सभी को था। महंगी स्कूल की फीस, कार के पेट्रोल का खर्चा, सबके नए कपड़े, मम्मी की महंगी प्रसाधन सामग्री इत्यादि नियमित खर्चों के चलते आर्थिक तंगी के दौर से भी अक्सर हमें गुजरना पड़ता। मम्मी पापा के बीच तनातनी का माहौल मैंने सिर्फ ऐसे ही दिनों में देखा। अधिकतर तो वे हम भाई बहन के सामने झगड़ने से बचते, पर फिर भी एक दूसरे पर फजूल खर्ची का आरोप लगाकर आपस में कड़वे तीखे शब्दों का प्रयोग करते मैंने कई बार उन्हें देखा सुना था। मम्मी पापा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, अपना नर्सिंग होम बनाऊंगा, ढेर सारे रुपए कमाकर आप दोनों को दूंगा, तब हमें पैसों की कोई तंगी नहीं रहेगी। खूब दिल खोलकर खर्चा करना आप दोनों, वे दोनों सदा ऐशो आराम की जिंदगी बसर करें, ऐसा भाव बचपन से ही मेरे दिल में बड़ी मजबूती से कायम रहा। सबसे छोटी बुआ की शादी पर पापा ने 21,000 रुपए दिए, जबकि दादा दादी 50,000 की आशा रखते थे। इस बात को लेकर काफी हंगामा हुआ। मैं अपने किसी दोस्त से कर्जा लेकर 50,000 रुपए ही दे देता हूँ। पापा की इस पेशकश का मम्मी ने सख्त विरोध किया। पहले दोनों नंदों की शादियों में हम बहुत कुछ दे चुके हैं। क्या आपके दोनों छोटे भाई मिलकर यह एक शादी भी नहीं करा सकते? हमारा हाथ पहले ही तंग चल रहा है, ऊपर से कर्जा लेने की आप सोचो भी मत। मम्मी को गुस्से में देखकर पापा ने चुप्पी साध ली थी। मेरे दादा दादी, दोनों चाचाओं और तीनों बुआओं ने तब हमसे सीधे मुंह बात करना ही बंद कर दिया। सारी शादी में हम बेगानों से घूमते रहे थे। राजीव, देख ले, अपनी जिम्मेदारी ढंग से न निभा पाने के कारण कितनी बदनामी हुई है तेरी। दादी ने बुआ की विदाई के बाद आंखों में आंसू भरकर पापा से कहा।
सबसे अच्छी माली हालत होने के बावजूद बहन की शादी में तेरा सबसे कम रुपए देना ठीक नहीं था। मेरी सहूलियत होती तो मैं ज्यादा रुपए जरूर देता। जो मैंने पहले किया उसे तुम सब भूल गए। जिस तरह से इस शादी में मुझे बेइज्जत किया गया है, उसे मैं भी कभी नहीं भूलूंगा। पापा की आवाज में गुस्सा भी था और दुख भी। पुरानी बातों को कोई नहीं याद रखता बेटे। तुम दोनों इतना कमाने के बावजूद तंगी में फंस जाते हो तो अपना जीने का ढर्रा बदलो। ऐसी शानो शौकत व तड़क भड़क का क्या फायदा, जो जरूरत के वक्त दूसरों का मुंह देखो या किसी के सामने हाथ फैलाओ। दादी की इस नसीहत का बुरा मान पापा उनसे जोर से लड़ पड़े थे। उस शादी के बाद हमारा दादा दादी, चाचा और बुआओं से मिलना जुलना न के बराबर रह गया। मम्मी पापा के सहयोगी मित्रों के परिवारों से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। उनसे क्लब में नियमित मुलाकात होती और एक दूसरे के घर में आना जाना भी खूब होता। कक्षा 8 तक मैं खुद पढ़ता रहा और खूब अच्छे नंबर लाता रहा। इसके बाद पापा ने ट्यूशन लगवा दी। विज्ञान और गणित की ट्यूशन फीस 1500 रुपए मासिक थी। रवि बेटा, पढ़ने में जी जान लगा दो। तुम्हारी पढ़ाई पर हम दिल खोलकर खर्चा करेंगे, मेहनत तुम करो। तुम्हें डॉक्टर बनना ही है। मेरे सपने की चर्चा करते हुए मम्मी पापा भावुक हो उठते। मैंने काफी मेहनत की भी थी, पर 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में मेरे सिर्फ 75% नंबर आए। पापा मम्मी को इस कारण काफी निराशा हुई। मेरी समझ से तुमने यारी दोस्ती में ज्यादा वक्त बर्बाद किया था रवि। उनके साथ सत्संबर कर बाहर घूमने के बजाय तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था। अगर अच्छा कैरियर बनाना है तो आगामी 2 से 3 सालों के लिए सब शौक छोड़कर सिर्फ पढ़ने में मन लगाओ। पापा की कठोरता व रूखापन मुझे बहुत बुरा लगा था। 11वीं कक्षा में मैंने साइंस के मेडिकल ग्रुप के विषय लिए। अंग्रेजी को छोड़कर मैंने बाकी चारों विषयों की ट्यूशन पढ़ने को सबसे बढ़िया व महंगे कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया। वहां की तगड़ी फीस मम्मी पापा ने माथे पर एक भी शिकन डाले बिना कर्जा लेकर भर दी। कड़ी मेहनत करने का संकल्प लेकर मैं पढ़ाई में जुट गया। दोस्तों से मिलना और बाहर घूमना फिरना काफी कम कर दिया। क्लब जाना बंद कर दिया। बाहर घूमने जाने के नाम से मुझे चिढ़ होती। मम्मी पापा, मैं जो नियमित रूप से पढ़ने का कार्यक्रम बनाता हूँ, वह बाहर जाने के चक्कर में बिगड़ जाता है। आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर जाते हो तो खाली घर में मुझसे पढ़ाई नहीं होती। मेरी खातिर आप दोनों घर में रहा करो प्लीज। एक शनिवार की शाम मैंने उनसे अपनी परेशानी भावुक अंदाज में कह दी। रवि, पूरे 5 दिन दफ्तर में सिर खपाकर हम दोनों तनावग्रस्त हो जाते हैं। अगर शनिवार इतवार को भी क्लब नहीं गए तो पागल हो जाएंगे हम। हाँ, बाकी और जगह जाना हम जरूर कम करेंगे। उनके इस फैसले को सुनकर मैं उदास हो गया। सुख देने व मनोरंजन करने वाली आदतों को बदलना और छोड़ना आसान नहीं होता। मम्मी पापा ने शुरू में कुछ कोशिश की, पर घूमने फिरने की आदतें बदलने में दोनों ही नाकाम रहे। उन्हें घर से बाहर घूमने जाने का कोई न कोई बहाना मिल ही जाता। कभी बोरियत व तनाव दूर करने तो कभी खुशी का मौका होने के कारण वे बाहर निकल ही जाते। मैं उनके साथ नहीं जाता, पर चिढ़ और कुढ़न के कारण मुझसे पीछे पढ़ाई भी नहीं होती। मन की शिकायतें उसे पढ़ाई में एकाग्र नहीं होने देती। चढ़ाई मुश्किल होती है, ढलान पर लुढ़कना आसान। वे दोनों नहीं बदले तो मेरा संकल्प कमजोर पड़ता गया। मैंने भी धीरे धीरे उनके साथ हर जगह आना जाना शुरू कर दिया। इस कारण मुझे वक्त बेवक्त मम्मी पापा की डांट व लेक्चर सुनने को मिलते। उनकी फटकार से बचने के लिए मैं उनके सामने किताब खोले रहता। वे समझते कि मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, पर आधे से ज्यादा समय मेरा ध्यान पढ़ने में नहीं होता।
अपनी लापरवाही के परिणामस्वरूप मैं पढ़ाई में पिछड़ने लगा। टेस्टों में नंबर कम आने पर मम्मी पापा से खूब डांट पड़ी। अपनी लापरवाही की वजह से कल को अगर तुम डॉक्टर नहीं बन पाए तो हमें दोष मत देना। अपना जीवन संवारने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। मारे गुस्से के मम्मी का चेहरा लाल हो गया था। यही वह समय था जब अपने मम्मी पापा के प्रति मेरे मन में शिकायत के भाव जन्मे। मेरे उज्जवल भविष्य की खातिर मम्मी पापा अपने शौक व आदतों को कुछ समय के लिए बदल क्यों नहीं रहे हैं? सुख सुविधाओं की वस्तुएं जुटा देने से ही क्या उनके कर्तव्य पूरे हो जाएंगे? मेरे मनोभावों को समझ मेरे साथ दोस्ताना व प्यार भरा वक्त गुजारने का महत्व उन्हें क्यों नहीं समझ आता? मन में उठते ऐसे सवालों के कारण मैं रात दिन परेशान रहने लगा। तब तक क्रेडिट कार्ड का जमाना आ गया। यह सुविधा मम्मी पापा के लिए वरदान साबित हुई। जेब में रुपए न होने पर भी वे मौज मस्ती की जिंदगी जी सकते थे। उनकी दिनचर्या व उनके व्यवहार के कारण मेरे मन में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती। उनसे कुछ कहना सुनना बेकार जाता और घर में ख्वामख्वाह का तनाव अलग पैदा होता। मैं सचमुच डॉक्टर बनना चाहता था। मैंने इस नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग पढ़ने लिखने के लिए करना आरंभ किया। मम्मी पापा के साथ ढंग से बातें किए हुए कई दिन गुजर जाते। मन के रोष व शिकायतों को भुलाने के लिए मैं रात को देर तक पढ़ता। मुझे बहुत थक जाने पर ही नींद आती, वरना तो मम्मी पापा के प्रति गलत ढंग के विचार मन में घूमते रहकर सोने न देते। मेरी 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान भी मम्मी पापा ने अपने घूमने फिरने में खास कटौती नहीं की। वे मेरे पास होते भी तो मुझे उनसे खास सहारा या बल नहीं मिलता, क्योंकि मैंने उनसे अपने दिल की बातें कहना छोड़ दिया था। बोर्ड की परीक्षाओं के बाद मैंने कंपटीशन की तैयारी शुरू की। अपनी आंतरिक बेचैनी को भुलाकर मैंने काफी मेहनत की। बोर्ड की परीक्षा में मुझे 78% अंक प्राप्त हुए, लेकिन किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए हुए कंपटीशन की मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। मेरी निराशा रात को आंसू बनकर बहती। मम्मी पापा की निराशा कुछ दिनों के लिए उदासी के रूप में और बाद में कलेजा छलनी करने वाले वाक्यों के रूप में प्रकट हुई। मेरा डॉक्टर बनने का सपना अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही पूरा कर सकते थे। उनमें प्रवेश पाने को डोनेशन व तगड़ी फीस की जरूरत थी। करीब 15 से 20 लाख रुपए से कम में डॉक्टरी के कोर्स में प्रवेश लेना संभव न था। हमारे रहन सहन का ऊंचा स्तर देखकर कोई भी यही अंदाजा लगाता कि मेरी उच्च शिक्षा पर 15 से 20 लाख रुपए खर्च करने की हैसियत मेरे मम्मी पापा जरूर रखते होंगे, पर यह सच्चाई नहीं थी। तभी मैंने निराश और दुखी अंदाज में मम्मी पापा के सामने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने की अपनी इच्छा जाहिर की। पहले तो उन दोनों ने मेरे नकारापन के लिए मुझे खूब जलीकटी बातें सुनाईं। फिर गुस्सा शांत हो जाने के बाद उन्होंने जरूरत की राशि का इंतजाम करने के बारे में सोच विचार आरंभ किया। इस सिलसिले में पापा पहले अपने बैंक मैनेजर से मिले। मिस्टर राजीव, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं, पर नियमों के कारण मेरे हाथ बंधे हैं। मैनेजर की प्रतिक्रिया बड़ी रूखी थी। अपने जीवन बीमा पॉलिसी पर आपने पहले ही हमसे लोन ले रखा है। किसी जमीन जायदाद के कागज आपके पास होते तो हम उसके आधार पर लोन दे देते। आपको अपने बेटे को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बहुत पहले से कुछ प्लानिंग करनी चाहिए थी। मुझे अफसोस है, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकूंगा। क्लब में पापा के दोस्त राजेंद्र उनके ब्रिज पार्टनर भी है। काफी लंबा चौड़ा व्यवसाय है उनका। पापा ने उनसे भी रुपयों का इंतजाम करने की प्रार्थना की, पर बात नहीं बनी। राजेंद्र साहब के बेटे अरुण से मुझे उनके इनकार का कारण पता चला। रवि, अगर तुम्हारे पापा ने मेरे पापा से लिए पुराने कर्ज को वक्त से वापस कर दिया होता तो शायद बात बन जाती।
मेरे पापा की राय में तुम्हारे मम्मी डैडी फजूल खर्च इंसान हैं, जिन्हें बचत करने का न महत्व मालूम है और न ही उनकी आदतें सही है। मेरे पापा एक सफल बिजनेसमैन है। जहां से रकम लौटाने की उम्मीद न हो वे वहां फंसेंगे ही नहीं। अरुण के मुंह से ऐसी बातें सुनते हुए मैंने खुद को काफी शर्मिंदा महसूस किया था। दादाजी, चाचाओं और बुआओं से हमारे संबंध ऐसे बिगड़े हुए थे कि पापा की उनसे इस मामले में कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। मम्मी ने भी अपने रिश्तेदारों व सहेलियों से कर्ज लेने की कोशिश की पर काम नहीं बना। यह तथ्य प्रमाणित ही है कि जिनकी अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है उन्हें बैंक और परिचित दोनों ही आर्थिक सहायता देने को तैयार रहते हैं। मेरी राय में अगर मम्मी पापा के पास अपनी बचाई आधी रकम भी होती तो बाकी आधी का इंतजाम कहीं न कहीं से वही रकम करवा देती। अंततः मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने की तिथि निकल गई। उस दिन हमारे घर में गहरी उदासी का माहौल बना रहा। पापा ने मुझे गले लगाकर मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश की तो मैं रो पड़ा। मेरे आंसू देखकर मम्मी पापा और छोटी बहन शिखा की पलकें भी भीग उठीं। कुछ देर रोकर मेरा मन हल्का हो गया तो मैंने मम्मी पापा से संजीदा लहजे में कहा, जो हुआ है उससे हमें सीख लेनी होगी। आगे शिखा के कैरियर व शादी के लिए भी बड़ी रकम की जरूरत पड़ने वाली है। उसका इंतजाम करने के लिए हमें अपने जीने का ढंग बदलना होगा। मम्मी पापा, मेहनती और होशियार बच्चे अपने माता पिता से बिना लाखों का खर्चा कराए भी काबिल बन जाते हैं। रवि, तुम अपनी नाकामयाबी के लिए न हमें दोष दो और न ही हम पर बदलने के लिए बेकार का दबाव बनाओ। मम्मी एकदम से चिढ़कर गुस्सा हो गई। पापा ने मेरे जवाब देने से पहले ही उदास लहजे में कहा, मीनाक्षी, रवि का कहना गलत नहीं है। छोटे मकान में रहकर फजूल खर्ची कम करके छोटी कार, कम खरीदारी और सभी तड़क भड़क के आकर्षण में उलझने के बजाय हमें सचमुच बचत करनी चाहिए थी। आज हमारी गांठ में पैसा होता तो रवि का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सकता था। ऐसा होता तो वैसा हो जाता। ऐसे ढंग से अतीत के बारे में सोचने से चिंता और दुखों के अलावा कुछ हाथ नहीं आता है। मम्मी भड़क कर बोली, हमें भी अपने ढंग से जिंदगी जीने का अधिकार है। रवि और शिखा को हमने आज तक हर सुख सुविधा मुहैया कराई है, कभी किसी तरह की कमी नहीं महसूस होने दी। डॉक्टर बनने के अलावा और भी कैरियर इसके सामने है। दिल लगाकर मेहनत करने वाला बच्चा किसी भी लाइन में सफल हो जाएगा। कल को ये बच्चे भी अपने ढंग से अपनी जिंदगी जिएंगे या हमारी सुनेंगे। तुम भी ठीक कह रही हो। पापा गहरी सांस छोड़कर उठ खड़े हुए। रवि बेटा, जैसा तुम चाहो जिंदगी में वैसा ही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। दिल छोटा मत करो। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स में तुमने प्रवेश लिया हुआ है, मेहनत करके उसी लाइन में अपना कैरियर बनाओ। कुछ देर बाद मम्मी पापा अपने दुखों व निराशा से छुटकारा पाने को क्लब चले गए। शिखा और मैं बोझिल मन से टीवी देखने लगे। कुछ देर बाद शिखा ने अचानक रुआंसी होकर कहा, भैया, मम्मी पापा कभी नहीं बदलेंगे। भविष्य में आने वाले कड़वे फल उन्हें जरूर नजर आते होंगे, पर वर्तमान की सधी चमकदमक वाली जिंदगी जीने की उन्हें आदत पड़ गई है। उनसे बचत की उम्मीद हमें नहीं रखनी है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी अपनी जिंदगी संवारेंगे। मैंने शिखा को गले से लगा लिया। देर तक वह मेरा कंधा अपने आंसुओं से भिगोती रही। अपने से 5 साल छोटी शिखा के सुखद भविष्य का उत्तरदायित्व सुनियोजित ढंग से उठाने के संकल्प की जड़ें पल पल मेरे मन में मजबूत होती जा रही थी। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।